सो फ्रेंड, अगर आप भी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस इन सब की तैयारी, तो आपको आवश्यकता होगी एक परफेक्ट स्ट्रेटजी की। एक ऐसी स्टडी जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो और आपके सिलेबस को ट्रैक करते हुए हो, जहां से आपको परफेक्ट नोट्स मिले जो आपके प्रिपरेशन को सक्सेस में बदलें। तो आप इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बात करी गई है, और इसका आंसर है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें ये सारी प्रोविजंस दी गई हैं कि कैसे जो प्रेसिडेंट है उनका इम्पीचमेंट होगा। जो चार्ज लगते हैं वो कोई भी हाउस, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो इन दोनों में से कोई भी हाउस जो है वो चार्जेस प्रेसिडेंट पे लगा सकते हैं। उसके बाद पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए। आज तक कोई प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये एक फंडामेंटल राइट है, कौन से आर्टिकल में? और इसका आंसर है 19। आर्टिकल 19 जो है ये बोलता है कि आप इंडिया में कहीं पर भी फ्रीली घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट बताता है? और इसका आंसर है आर्टिकल 280। तो आप जैसे मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करिए। आर्टिकल 280 जो है ये बताता है कि फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे होगा, और इसको प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करते हैं, और इनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं इसके बेसिस पे टैक्स जो रेवेन्यूज आते हैं वो यूनियन और स्टेट में, और स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो बताया जाता है। हर 5 साल बाद ये कमीशन जो है बनती है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि हर इंडियन स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 ये कहता है कि गवर्नर होना चाहिए हर एक स्टेट के लिए, और ये भी कहते हैं, मतलब इसमें ये भी है कि एक गवर्नर जो है ये 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में जो सेंटर स्टेट के रिलेशंस है वो मेंशन है? कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक और कौन से पार्ट में? तो इसका आंसर जो है वो है आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 255 एंड पार्ट 11। तो सेंटर स्टेट रिलेशन जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है लेजिस्लेटिव रिलेशंस 245 से 255 में, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस 256 से 263 में, और फिर है फाइनेंशियल रिलेशंस 268 से 293 में। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है ये प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड सारे सिटीजन्स के लिए? तो कौन सा आर्टिकल है? और ये है 39A, आर्टिकल 39A। आपको एग्जाम के लिए डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 39A स्टेट को डायरेक्ट करता है कि जो जस्टिस है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे होना चाहिए, और फ्री लीगल एड सारे लोगों को मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन को पावर देता है ताकि वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस को सुपरवाइज कर सके? तो इलेक्शन कमीशन जो है ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस कराते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो किसके इलेक्शंस कराने में हेल्प करता है? और इसका आंसर है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन को ये पावर है कि वो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन हमारी कंट्री में जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं इन सबके इलेक्शंस को सुपरवाइज करेगा। तो क्या क्या है? पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस हैं, फिर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। अगला क्वेश्चन है कौन सा आर्टिकल डील्स विद द इमरजेंसी? तो इमरजेंसी 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, आप सबको पता है। तो इमरजेंसी जो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन की वजह से हुई है, कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 352। आर्टिकल 352 डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? जब कोई इंडिया की सिक्योरिटी को सीरियस थ्रेट होता है, मतलब कोई इस वॉर हो गई है उसकी वजह से, कोई एक्सटर्नल जगह, एक्सटर्नल जो एंटिटी है उनके एग्रेशन, उनके गुस्से, या फिर आर्म्ड जो रेबेलियन है उसकी वजह से।
अगला क्वेश्चन है पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज। ये जो है ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को जो है वो मिलती हैं, ठीक है, उनकी जो कमिटीज होती हैं उनको, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको भी। तो ये किस आर्टिकल में है? और इसका आंसर है आर्टिकल 105। तो 105 नंबर आर्टिकल जो है उसमें ये जो पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज मतलब कैसे बचेंगे, क्या एक्स्ट्रा चीजें जो है पार्लियामेंट के हाउस को, उनकी कमेटी और उनके मेंबर्स को जो दी गई हैं वो आर्टिकल नंबर 105 में मेंशन है। अगला क्वेश्चन है कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशंस के लिए फॉर द सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज। तो हाउस ऑफ द पीपल कौन सा हाउस होता है? लोकसभा। तो लोकसभा में एससीज और एसटीज के रिजर्वेशन के बेसिस पे सीट्स कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? और इसका आंसर है यहाँ पर आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 क्या कहता है कि एससीज और एसटीज के लिए जो रिजर्वेशन है लोकसभा में वो। इसके अलावा बाकी सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 325 में ये है कि कोई भी पर्सन जो है वो इनएलिजिबल नहीं होता कि जो मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स इनके बेसिस पे कि इनको इंक्लूड किया जाए। नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल, ताकि मतलब कोई भी एलिजिबल है ही नहीं कि इन सारे स्पेशल बेसिस पे उनको एनरोल किया जाए। आर्टिकल 321 आप देखेंगे तो ये यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनके वर्किंग प्रोसीजर से रिलेटेड है। आर्टिकल 355 जो है इसमें गवर्नमेंट की ड्यूटीज होती हैं कि जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में गवर्नेंस जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे कैसे फॉलो अप होगी ये देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से एसोसिएटेड है? और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। तो उस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउस के, जो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, उनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट्स की उनके भी मेंबर्स होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए जो है कौन से मेंबर्स जो हैं वो होंगे, ठीक है। आर्टिकल 103 क्या है? ये जब भी कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है। आर्टिकल 78 में ये है कि प्रेसिडेंट जो है सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर के, जो प्राइम मिनिस्टर जिनके हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उनके जो डिसीजंस होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है उन सबको प्रेसिडेंट जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। आर्टिकल 74 ये कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के साथ। प्राइम मिनिस्टर इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होने चाहिए ताकि वो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस प्रोवाइड कर सके सारे फंक्शंस को करने के लिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है? और ये आर्टिकल है 55। आर्टिकल 55 क्लॉज 3 में अगर हम देखें तो इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये एक सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये फॉलो किया जाता है। तो ये सिस्टम था जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का सिस्टम कौन से आर्टिकल में है, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है कौन से आर्टिकल में, मतलब कौन से मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से वो रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है किस आर्टिकल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कहा है कि जो कोरम है, मतलब कि अगर एक हाउस में कोई प्रीसीडिंग होगी उसके लिए कितने लोग, मतलब मिनिमम कितने लोग चाहिए? तो 1/10 लोग चाहिए। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? जो टोटल मेंबर्स होते हैं उनका 1/10वां हिस्सा लोग प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जो हाउस है उसकी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में ये दिया हुआ है कि कोई भी हाउस पार्लियामेंट का अगर वहां पर कोई मीटिंग कंस्टिट्यूट करनी है तो उसके लिए 1/10 मेंबर्स होने चाहिए टोटल मेंबर्स के। क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन किस आर्टिकल में ये लिखा गया है? और ये लिखा गया है 124, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। कब करेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन कर लिया जाएगा तब वो अपॉइंट करेंगे। तो ये जो आपने जजेस केसेस पढ़े होंगे उसमें आपको ये पता चला होगा, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 124 क्लॉज 2। अगला क्वेश्चन है कौन से आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब इंडियन सिटीजन्स को कुछ ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो कौन सा आर्टिकल है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल जो 15 अनुच्छेद 15 में ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि स्टेट है ये स्टेट को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आपको किसी भी नागरिक को, किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। किस बेसिस पे? ना कि उनकी रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए बोलता है? और इसका आंसर है आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 सबको पता है कि अनटचेबिलिटी से मेंशन है। अनटचेबिलिटी अब अबॉलिश हो चुकी है, कहीं कहीं पर प्रैक्टिस होती है स्टिल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अबॉलिश हो चुका है। अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है? और इसका आंसर है 51A। आर्टिकल 51A जो कि पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है? रिलीजन की राइट टू फ्रीडम। तो इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 25। वैसे आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री रिलीजन को लेके राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम जो है सारे सिटीजन्स को दिया गया है। जो लोग भी टेरिटोरियल बाउंड्रीज, हमारी इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्रीज में रहते हैं, रिसाइड करते हैं, उन सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उनके रिलीजन को फ्रीडम प्रैक्टिस करना दिया गया है। लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हर फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं, वो भी आप ढंग से एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, गारंटी देता है इसके लिए? और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल, उससे उसकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी आप नहीं छीन सकते हो। सिर्फ एक ही इसमें एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर कोई प्रोसीजर लॉ ने इस्टेब्लिश किया हुआ है, लिखा हुआ है, मतलब लॉ की बुक्स में कोई प्रोसीजर लिखा हुआ है, उसके अलावा आप किसी भी इंसान की पर्सनल लाइफ या लिबर्टी को छीन नहीं सकते हो। अगला क्वेश्चन है किस आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये कहा है प्रेसिडेंट रूल जो है वो स्टेट में इंप्लीमेंट होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 में ये कहा गया है कि स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करी गई है। अभी हमने नेशनल इमरजेंसी देखी थी, अब हम स्टेट इमरजेंसी देख रहे हैं। इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। इमरजेंसी जो है वो किसी भी स्टेट में डिक्लेयर की जा सकती है आर्टिकल 356 के अंडर, अगर गवर्नर ये रिकमेंडेशन दे देते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट अपनी जो मशीनरी, अपनी जो गवर्नेंस है उसको ढंग से नहीं चला पा रही है, तो उस केस में फिर प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट पे लगा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स? तो सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे है, उसके बाद सारे हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन है वो सारे ही कोर्ट्स को मानना ही पड़ेगा। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये लिखा गया है आर्टिकल 141 में। आर्टिकल 141 कहता है कि जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है वो फिर सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा, सारे कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया में कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो नई स्टेट के फॉर्मेशन को बताता है? मतलब उसमें दिया गया है कि अगर नई स्टेट बनानी है तो उसको कैसे फॉर्म करेंगे? तो आर्टिकल 3 जो है उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि नई स्टेट कैसे बनेगी, और अगर कोई स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी हैं
तो उनका अगर कोई एरिया ऑल्टरेशन करनी है या फिर उनकी बाउंड्रीज चेंज करनी है या फिर जो अभी स्टेट्स हैं उनके नाम चेंज करने हैं, वो सारा प्रोसीजर जो है हमें आर्टिकल 3 में देखने के लिए मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल है, और इसका आंसर है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में लिखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो हाउस ऑफ द पीपल, जो लोकसभा है, उसको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में ये लिखा है कि हर सिटीजन को राइट टू हेल्थ दिया जाएगा? तो इसका आंसर है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर काफी सारे ऐसे राइट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम डिक्लेयर किए हैं कि ये राइट्स भी आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है कि सारी अथॉरिटीज, सिविल हो या जुडिशियल, जो इंडिया की टेरिटरी में है वो सुप्रीम कोर्ट की एड में ही काम करेंगी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आर्टिकल 144। ये कहता है, ये ऑब्लिगेशन देता है सबको कि जो इतनी भी अथॉरिटीज हैं सिविल और जुडिशियल हमारी कंट्री में, वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे ही काम करेंगी। जैसा सुप्रीम कोर्ट कहेंगे वैसा ही वो काम करेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें लैंग्वेज से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं? और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आर्टिकल 347। 347 आर्टिकल जो है ये पार्ट 17 में, आर्टिकल 347 में ये कहा है कि लैंग्वेज से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं जो कोई भी पॉपुलेशन स्टेट की बोल सकती है। तो जो प्रोविजंस है वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 347 में, पार्ट 17 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है? आप सबको पता है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स है। अमेंड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम चेंजेस लाने की जरूरत है, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। आप सबने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि टाइम टू टाइम सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते जाते हैं। इसका आंसर क्या है? आंसर है आर्टिकल 368। तो पार्ट 20 में आर्टिकल 368 क्लॉज 1 में ये कहा है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ग्रांट करा है कॉन्स्टिट्यूट पावर, ताकि जो पार्लियामेंट है, मतलब वो पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, चाहे उसमें कुछ ऐड करना हो, चाहे कुछ वेरिएशंस करने हो, चाहे किसी चीज को खारिज करना हो। लेकिन ये सारा ऐसा नहीं है कि कभी भी पार्लियामेंट का मन करेगा तो वोट के ऐसा कर सकते हैं। नहीं नहीं, पूरा प्रोविजन दिया गया है, पूरा प्रोसीजर दिया है। सारा जो प्रोसीजर है वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजंस या कोई भी आर्टिकल्स या कोई ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अमेंड करनी है, चेंज करनी है, हटा देनी है, वो कर सकते हैं। ये पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को देता है अंडर आर्टिकल 368। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी बताते हैं? तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है आर्टिकल 360। 360 में ये कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, मतलब अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ चुकी है जहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है या फिर इंडिया की जो क्रेडिट है वो सही नहीं है या फिर कोई ऐसा पार्ट है जो खतरे में है, फाइनेंशियली खतरे में है, तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये मेंशन करता है कि लोकसभा में एक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होना ही चाहिए, मस्ट हैव मतलब होना ही चाहिए? और इसका आंसर है आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि हाउस ऑफ द पीपल क्या है? लोकसभा 2 लोगों को चूज करेंगे जिनको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट पे रखा जाएगा, और अगर ये पोस्ट जो है ये खाली हो जाती है तो हाउस को किसी भी मेंबर को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट पे रखना ही होगा। और स्पीकर के केस में आप सबको पता है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तब भी स्पीकर की पोस्ट जो है वो डिसॉल्व नहीं होती, वो काम करते रहते हैं। और इलेक्शंस के बाद
जब नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसके बाद फिर उनकी जो पोस्ट है वो चेंज होती है, इलेक्शंस दोबारा होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए। एक पर्सन को ये राइट है, उसको हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सके अगर उसे लगता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो है उसका उल्लंघन हुआ है, फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 80 जो है उसमें अगर हम देखें एज पर आर्टिकल 80 राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? तो क्या है? इसका आंसर है 250 मेंबर्स। तो आर्टिकल 80 जो है वो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है? राज्यसभा का नाम है। इसमें 12 मेंबर्स ऐसे होंगे जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो नॉमिनेशन है 12 मेंबर्स का, ये किस बेसिस पे होगा। और दूसरा ये है कि 238 से ज्यादा लोग स्टेट और यूटीज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने प्रेसिडेंट को ये पावर दी है कि वो ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट कर सकते हैं जब भी पार्लियामेंट रिसेस। पार्लियामेंट आपको पता है कि हमें 6 महीने में ये है कि ब्रेक पे चले जाती है। तो जब भी वो ब्रेक पे जाती है तब कोई ऐसी घटना हो सकती है या ऐसा कुछ हो सकता है स्टेट में, हमारी कंट्री में, जिसके लिए प्रेसिडेंट को तुरंत एक्शन लेना पड़े। तो वो क्या करते हैं, वो उसी टाइम, जैसे आपको पता है कि पार्लियामेंट में पहले जो है बिल जाते हैं, फिर वो बिल को पूरा उसकी रीडिंग करते हैं, उस पर सारे सजेशंस फॉलो किए जाते हैं, अमेंड किए जाते हैं, फिर वो जो है एक्ट बन जाता है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत तुरंत कुछ चीजें करनी होती हैं तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस ले आते हैं। और ये तभी होता है जब पार्लियामेंट रिसेस में होती है, मतलब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती। तो ये किस आर्टिकल के अंदर है? ये है आर्टिकल 123। और यही जो पावर है ये सेम पावर गवर्नर के पास है। आप बताइए कौन से आर्टिकल में गवर्नर के पास ये पावर है? तो आर्टिकल 123 क्या कहता है कि जब दोनों घर मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है और प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए हैं कि उन्हें इमीडिएटली एक्शन करना पड़ेगा, कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तो वो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस पास कर देंगे। लेकिन आपको ये सबको पता है कि इन ऑर्डिनेंसेस को जब पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आती है तो फिर वो इन ऑर्डिनेंस को एक्ट में दोबारा से इसको बिल बना के, मतलब पूरा इसको डिस्कस करके एक्ट बनाते हैं। अगर वो एक्ट नहीं बनाएंगे तो फिर ये कुछ टाइम बाद खारिज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है डीपीएसपीज जो है उसमें ये एक डीपीएसपी है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है? और इसका आंसर है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में ये लिखा है कि स्टेट को इंटरनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना है, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस नेशंस के बीच में बना के रखने हैं, और इंटरनेशनल लॉ और जो ट्रीटी है, जो ऑब्लिगेशंस हमने, जो ट्रीटीज हमने साइन करी हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, और जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको भी आर्बिट्रेशन से सेटल करना है। तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51, और ये एक डीपीएसपी है। हमारा क्वेश्चन है, मनी बिल्स की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में दी गई है? और इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 110। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया हुआ है? जो मानव तस्करी है उसको, उस पर रोक लगाई है, किस आर्टिकल में? तो इसका आंसर है आर्टिकल 23। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2002 का, इसने फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन सारे बच्चों को प्रोवाइड करी है। और वो अमेंडमेंट कौन सा है? तो अमेंडमेंट है 86 ऑफ अमेंडमेंट। और ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 21A। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो अमेंडमेंट हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसने कहा था जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, और ये फंडामेंटल राइट भी है। और आर्टिकल कौन सा है? इसका है 21A। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, और आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना।
चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।